मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अब देखो, अपन लास्ट में देखा था HIV क्या होता है, या कह सकते हैं वायरस क्या होता है। तो अपन ने देखा वायरस के लिए क्या चाहिए, आपको वायरस को संक्रमण के लिए क्या चाहिए, एक होस्ट चाहिए। ठीक है, अगर होस्ट नहीं होगा तो वायरस का संक्रमण नहीं होगा। अब आज देखेंगे अपन कोरोना वायरस। आज किसके बारे में देखेंगे अपन, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस सब लोगों ने सुना होगा, कोरोना वायरस ये, कोरोना वायरस वो, इससे ये हो रहा वो हो रहा। देखो, ये कोरोना वायरस कोई नया वायरस नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कोरोना वायरस नया वायरस नहीं है। ठीक है, अब देखो कोरोना को लिखने का तरीका देखो, COVID-19। इसका मतलब समझ लो, C यानी कोरोना, V यानी वायरस, D यानी डिजीज। कोरोना, V का मतलब है आपका वायरस, D का मतलब है डिजीज, बीमारी, 19 का मतलब है 2019। ये सब अभी लेटेस्ट कब आया आपका, 2019 में आया। 2019 में आया, इसलिए क्या कहा जा रहा है इसको, COVID-19। अब देखो, एक नया वर्ड और सुना होगा आपने, नोबल कोरोना वायरस। क्या कहा जाता है, नोबल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, नोबल कोरोना वायरस। नोबल कोरोना वायरस से क्या तात्पर्य है, नोबल यानी नया, नया मतलब इसका तात्पर्य है कि इससे पहले भी कोरोना वायरस आया था। ऐसे बोला जाता है 50-60s में, 1950-60 में भी ये वायरस आया था। 1950-60 में भी क्या आया था आपका, कोरोना वायरस आया था। पर उस टाइम ये इतना भयंकर रूप नहीं ले पाया था और ख़त्म हो गया था। अब देखो, यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो COVID-19 है, ये वायरस का नाम नहीं है। COVID-19 किसका नाम है, बीमारी का नाम है। किसका नाम है आपका, बीमारी का नाम है, जो किसकी वजह से होती है, आपके वायरस की वजह से। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सी बीमारी ज़्यादा पब्लिसिक हो रही है या ज़्यादा चर्चा में, तो आपका जवाब क्या होगा, COVID-19 डिजीज़ है, ये बीमारी है। अब इस बीमारी का वायरस कौन सा होता है, इसका वायरस होता है SARS सेकंड। ठीक है, सार्स सेकंड। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ये वायरस है जो आपके कोरोना बीमारी है, उसके वायरस का नाम है, उसके वायरस का नाम है सार्स सेकंड। उसके वायरस का नाम क्या है आपका, सार्स सेकंड। सेकंड क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले भी इसका कोई स्ट्रेन आया था। वायरस के क्या होते हैं आपके, अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, तो ये इसका सेकंड स्ट्रेन है। सार्स का क्या है आपका, सेकंड स्ट्रेन है। इससे पहले भी कई स्ट्रेन आ चुके, मतलब पहला एक स्ट्रेन आ चुका, तो ये क्या आपके सार्स का सेकंड स्ट्रेन है। स्ट्रेन का मतलब वायरस अपने आप में अपनी संरचना में परिवर्तन करके, चेंज करके अपनी संरचना को परिवर्तित करता रहता है और फिर नए रूप में आता है, तो उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेन। रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब देखो, इसकी फुल फॉर्म देखो, सार्स की फुल फॉर्म क्या होगी, सर्वरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, मतलब श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। ये क्या करेगा आपका, श्वसन। तो इसकी फुल फॉर्म है सर्वेरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों का समूह या बहुत सारे ऐसी लक्षणों का समूह। जैसे इसमें आपके COVID-19 डिजीज में क्या है, बुखार होता है, खांसी होती है, जुकाम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है,
तो ये क्या है, आपके लक्षणों का समूह है। तो सिंड्रोम का तात्पर्य होता है आपका लक्षणों का समूह। इसके अलावा इससे रिलेटेड और क्वेश्चन, ये सबसे पहले कहाँ फैला था, चीन के वुहान शहर में फैला था। और वुहान में ऐसे बोला जाता है कि यहाँ जो जीवित जंतु होते हैं उनका क्या किया जाता है, आपको उनको सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है। क्योंकि कई कंट्रीज ऐसी है कि वहाँ जिंदे जो भी एनिमल्स होते हैं उनको लाएंगे और घर पे कैसे भून के कैसे खाते वो जाने, और उनके थ्रू ये क्या आपके ह्यूमन टू ह्यूमन में पहुँचा। देखो अब जो आपका वायरस होता है, ये ध्यान रखना, सर्वेरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो इधर, जो ये वायरस है कहाँ से फैला, चीन के वुहान शहर से। कहा जाता है कि वुहान कंप्लीटली खत्म हो चुका है, वुहान शहर में बहुत कोई 2-4 लोग बचे, खत्म हो चुका है ये। अब कोई भी वायरस होता है उसकी स्टेज होती है अलग अलग, प्राइमरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का मतलब है वो उसका ओरिजिन हुआ है। अब ये जो आपका कोरोना था ये कहाँ से हुआ, आपका चमगादड़ से, बैट से। क्या आया आपके, वो लोगों ने क्या किया, चीन के लोगों ने बैट को खाया, ठीक है। बैट में ये नॉर्मल था, बैट में ये नॉर्मल वायरस है, उनके लिए कोई बीमारी कोज नहीं कर रहा, कोई डिजीज कोज नहीं कर रहा। तो चमगादड़ से कहाँ आया, आपके ह्यूमंस में आया। तो किस में आया, आपके एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन। तो ये कौन सी स्टेज हो गई आपकी, फर्स्ट स्टेज। अब ह्यूमन से ह्यूमन में गया, मनुष्य से मनुष्य में गया, तो ये कौन सी स्टेज हो गई आपकी, सेकेंडरी स्टेज। टर्सरी स्टेज का मतलब क्या है, अब इसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं आपके, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहे हैं, ये टर्सरी स्टेज में चला जाएगा। अब देखो कोई भी आपका जो वायरस होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जैसे ही ह्यूमन बॉडी में एंटर किया है, तो कोई भी वायरस है, कोई भी डिजीज क्या करती है, सबसे पहले प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होती है, उसको पकड़ती है। तो उससे अगर फाइट कर लेती है तो वो डिजीज नहीं होती है, नहीं कर पाती है, तो वो क्या होता है आपका अब इंक्यूबेशन पीरियड में क्या करेगा, समझ रहे इस चीज को। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या, ये चीज ध्यान रखना आप। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होगा, जैसे ये आपकी सेल है, ठीक है, तो ये क्या है, अब इसका साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो ये वायरस कहाँ चला जाएगा, आपके न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में क्या होता है आपका डीएनए या आरएनए, ठीक है। तो ये डीएनए से अटैच हो गया, ह्यूमन बॉडी में गया तो न्यूक्लियस में क्या था आपका डीएनए, अब उसके जीनोम में एंटर हो गया, जीनोम में हुआ तो यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा आपका डबल ट्रिपल होगा, किससे, कोशिका विभाजन से डबल होगा, ट्रिपल होगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता रहेगा और पूरी बॉडी में फैल जाएगा। इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब सिम्टम लक्षण प्रकट होने का जो काल होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका माना जाता है आपका 14 से लेके 15 डेज, 15 दिन तक। पर अभी WHO बोल रहा है, अभी WHO क्या बोल रहा है, ये महीने भर भी लग सकता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 1 महीना भी लग सकता है। सॉरी, अपन इसको कितना मान रहे हैं, 14 से लेके 15 डेज तक इसको क्या मान रहे, इसका इंक्यूबेशन पीरियड मान रहे। अब देखो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में क्या होगा, ये अपने सिम्टम्स इसके सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे और जो भी पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, इससे इफेक्टेड हो जाएगा। अब देखो ये कोरोना वायरस कोई इतना भयंकर वायरस नहीं है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप इनसे इफेक्टेड नहीं होंगे। इसके अलावा ये जो वायरस है पहले भी कई रूप में आ रखा है और रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्टेड करता है। इसके अलावा इससे बचना ही क्या है, इसका उपाय, क्यों इसका उपाय बचना है, क्योंकि अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अगर वैक्सीन होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। वायरस की इजीली वैक्सीन बनाना भी क्या होता है आपका टफ होता है, क्योंकि वायरस का मतलब होता है विष। वायरस का मतलब क्या हो गया, विष या जहर। तो जहर है ये ऑलरेडी क्या आपके जहर है। तो इसको अगर इसकी कोई वैक्सीन बनती है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बहुत सारी डिजीज है वायरस से रिलेटेड जिन पे क्या आपकी वैक्सीन नहीं, जैसे HIV है, HIV की आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। और ये
जैसे आपको ये देखिए ये क्या है, आपकी महामारी के रूप में फैल रखी है, पैंडेमिक हो रखी है। ये पैंडेमिक का मतलब होता है अगर कोई डिजीज एक छोटे लेवल से स्टार्ट होकर पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, कई देशों में फैल जाए, तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक डिजीज, महामारी। ठीक है, इससे पहले चेचक फैला था। इसके अलावा इंडिया में हर साल 25 लाख लोग तो टीबी से मर जाते हैं, 25 लाख लोग तो टीबी से मर जाते हैं। और ऐसे बोलते हैं पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 2 मिलियन लोग HIV से मर जाते हैं, सॉरी 2 करोड़ लोग HIV से मर जाते हैं। तो ये ऐसे अपन सोच रहे हैं कि इससे इतने मर गए इतने मर गए, ये एक प्रोसेस देखा जाए तो नॉर्मल है, पर क्या है अब ये इसका सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंट्रोल नहीं हो रहा, इसलिए ये थोड़ी क्या आपकी थोड़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गई। अगर आप इससे दूर रहोगे, बचाव रखोगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करोगे तो आप इससे इफेक्टेड नहीं होगी। तो ये था आपका कोविड-19, इससे क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस है। अब अपन देख रहे थे, क्या देख रहे थे, अपन देख रहे थे कि कौन कौन से आपके क्या होते हैं, आपके जो एनिमल वायरस और प्लांट वायरस में अपन ने पहले प्लांट देखा था, अब एनिमल देखेंगे। अगला देखते हैं जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी, जीवाणुभोजी का तात्पर्य है वो वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, वो वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, मतलब वो वाले वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन, जीवाणुभोजी बोलेंगे। सिंपल सी है, इसको बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन, बैक्टीरियोफेज भी बोलेंगे। इसके अलावा क्या होगा आपका जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज, इसकी खोज किसने की थी, ई ट्वार्ट ने। इसकी खोज से ध्यान रखना, इससे खोज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ई ट्वार्ट ने क्या की थी, इसकी खोज की थी, बैक्टीरियोफेज की खोज की थी, ई ट्वार्ट ने की थी। इसके अलावा ये जीवाणुओं की तरह हर प्रकार के आवास में पाए जाते हैं, जीवाणुओं की तरह हर तरह के आवास में पाए जाएंगे। ठीक है, हर तरह का आवास होता है जैसे जीवाणुभोजी। उसमें अपन इनके टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, जीवाणुभोजी क्या होता है। वायरस चल रहा है अभी अपना क्या चल रहा है, आपका वायरस चल रहा है, तो अपन अलग से बैक्टीरियोफेज को पढ़ेंगे। तो ये था आपका जीवाणुभोजी। अब साथ साथ देख लेते हैं कि जीवाणुभोजी की संरचना कैसी होती है, क्या होता है, ये देखते हैं। जो जीवाणुभोजी होती है उसकी संरचना कैसी होगी वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज जिसको बोलते हैं, हेक्सागोनल होगी इसकी संरचना, ये इसकी कोलर होगी, ऐसी ऐसी सी होगी, इस पे कॉइलिंग होगी, नेक वाला भाग बोलते हैं। और ये क्या होंगे, इसमें तंतु होंगे, इसमें 6 फिलामेंट होते हैं इसमें।
ये देखिए किसी संरचना में, इसको बोलते हैं कॉलर सेल। ये इसका शीर्ष है, मतलब हेड वाला भाग है। ये नेक है आपकी, और ये क्या आपकी टेल है। और ये कवरिंग है, अच्छा तो बोलते हैं इसको। तो ये आपके एक बैक्टीरियोफेज की बेसिक संरचना होती है। बैक्टीरियोफेज में क्या होगा, आपकी हेड होगा, शीर्ष होगा, फिर कॉलर कोशिका होगी, इसको कवर करने वाली एक आंछद होती है, और एक क्या होती है आपकी टेल होती है। ये आपका बैक्टीरिया, ये T2 बैक्टीरियोफेज है। कौन सा बैक्टीरियोफेज है आपका, T2। T2 बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो ये था आपका बैक्टीरियोफेज। अब इसमें देखते हैं अपन क्या क्या होता है, डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा सा। जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, देखो इसको इस डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। एक तो क्या होगा, ये प्रिज्म के जैसा दिख रहा है, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, डीएनए हो जाएगा, ठीक है। प्रिज्म के जैसा होता है, इसमें टैल होती है। अब ये जो टैल होती है जहाँ से भी जाके अटैच होगी, जहाँ से जाके अटैच होगी इजीली अटैच हो जाएगी, जिसको भी अटैच करेगी बैक्टीरियोफेज। जैसे किसी भी बॉडी में जा रही है तो ये क्या करेंगे, ये टैल वाला पोर्शन उसको अटैच करने की कोशिश करेगा। ये हेड है, इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, और जैसे किसी दूसरी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा, और ये ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या चला जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। ये होता है आपका बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप होते हैं वो देखते हैं अपन, ठीक है। अब जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उसमें क्या होगा, जो हेक्सागोनल स्टेज होगी वहाँ क्या होगा, इस शीर्ष में क्या पाया जाएगा, डीएनए। तो शीर्ष भाग में क्या होता है आपका, ध्यान रखना आपको, डीएनए पाया जाता है। शीर्ष भाग में क्या होगा आपका, डीएनए होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन की कवरिंग होगी। सेकंड क्या होगा आपके, प्रोटीन की कवरिंग होगी। ये प्रोटीन की कवरिंग है, प्रोटीन की क्या होगी आपकी कवरिंग होगी। इसके अलावा पोलर कोशिकाएं पाई जाएगी। क्या आपकी पोलर सेल्स प्रेजेंट है, पोलर सेल्स क्या आपकी प्रेजेंट है, पोलर सेल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा इसकी पूंछ पे क्या हो सकते हैं, 6 से लेके या 4 से लेके 6 तंतु हो सकते हैं। पूंछ में कितने तंतु हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, ये जिस भी मैंने अभी बताया था कि ये जहाँ से भी जाके अटैच होगा, ठीक है, जहाँ से भी जाके अटैच होगा वहाँ क्या करेंगे, पूंछ वाले भाग इसकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जो पूंछ वाला पोर्शन होता है, पूंछ से क्या हो गया आपके एंजाइम स्त्रावित होंगे, पूंछ से क्या होंगे आपके एंजाइम स्त्रावित होंगे, पूंछ से एंजाइम स्त्रावित होंगे। तो ये था आपका बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जीवाणुभोजी। बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, इसकी संरचना शीर्ष, कॉलर और टैल में बटी होती है। शीर्ष भाग में डीएनए होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, कॉलर सेल्स होती है, 4 से 6 हो सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, आपके एंजाइमों का स्राव हो जाएगा। तो ये था आपका बैक्टीरियोफेज। ये T2 बैक्टीरियोफेज है, T6 भी होते हैं, और भी कई टाइप्स के होते हैं, तो आपके लिए T2 इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसमें 2 चक्र होंगे, वो पढ़ना बहुत जरूरी है, उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें 2 चक्र होंगे, कौन कौन से होंगे, लयनकारी और लयकारी। 2 चक्र पाए जाएंगे इसमें, लयनकारी और लयकारी। 2 चक्र होंगे, लयनकारी, लयनकारी, और दूसरा क्या होगा, लयकारी, लयकारी। ये दोनों क्या होंगे इसमें पाए जाएंगे। और ये क्या होते हैं, जनन के चक्र होते हैं, या ये कह सकते हैं जीवाणुभोजियों का जो जनन है,
जनन की विधि बोल सकते हैं। जनन की क्या है आपकी ये विधियां हैं, दो है आपकी, एक लयन है लाइसिस और एक क्या है आपके लयनकारी। ठीक है, इन दोनों चक्रों को अपन देखते हैं। अब देखो जो लयन चक्र है इस क्रिया में क्या होगा और लयकारी चक्र है इस क्रिया में क्या होगा, इसको अपन डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, इसको अपन डायग्राम की सहायता से समझेंगे। अब जैसे एक बार मैं थोड़ा सा आउटर बता देती हूँ। जैसे ये कोई आपकी कोशिका है, बैक्टीरिया कोशिका है, इन चक्रों को आप डिटेल से समझ लो क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जैसे ये लयनकारी चक्र की बात करें तो ये आपकी कोई कोशिका है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। अब बैक्टीरियोफेज कोशिका आपकी क्या होगी, आपकी यहाँ से अटैच होगी। ठीक है, ये अटैच, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका क्या आपका जेनेटिक मटेरियल है। अगली फेज में क्या होगा देखना आप, अगली फेज में क्या होगा, बैक्टीरिया है ये। ठीक है, अब ये जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इसका मटेरियल तो था ही, इसका मटेरियल सेल में एंटर हो जाएगा और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा, ये क्या होगा आपके सेल से अलग हो जाएगा। ये पोर्शन क्या होगा आपका सेल से अलग हो गया। अब जैसे ये इसके अंदर एंटर हुआ, ये जैसे इसके अंदर एंटर हुआ, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, एक बना लेंगे। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे आपके जॉइंट हो जाएंगे। ये देखो मैं दोनों को अलग अलग डॉटेड से शो कर, ये डॉटेड था और आपका ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे। जॉइंट हुए तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया आपका, एक हो गया। जैसे ही जॉइंट होते हैं तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, नया बैक्टीरियोफेज। ये क्या बन जाएगा आपका, नया बैक्टीरियोफेज। ये जो बैक्टीरियोफेज हो, इसको दोबारा से देखना, ये आपकी जीवाणु कोशिका है, जीवाणु सेल। ये कौन है आपका, बैक्टीरियोफेज। ये बहुत अच्छे वो क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरियोफेज ये इससे अटैच हो गया, अब इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें चला गया, ये रिमूव हो गया। ये जेनेटिक मटेरियल देख लो आप, अब क्या होंगे, ये जॉइंट हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा आपका, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होगा, रेप्लिकेशन का मतलब होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति होगी, पुनरावृत्ति होगी तो क्या हो जाएगा, फिर से आपके क्या बनने लग जाएंगे, आपके बैक्टीरियोफेज। फिर से क्या बन जाएंगे आपके बैक्टीरियोफेज। ये देखिए, ये बैक्टीरियोफेज आपके बनते जा रहे हैं। अब इस बैक्टीरियोफेज में उस बैक्टीरियोफेज में डिफरेंस क्या है, इसमें जो वायरस है, जो बैक्टीरियोफेज था, वो जो अगली आपकी बैक्टीरिया सेल है, उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या आपका कॉम्बिनेट है। ठीक है, ये देखो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। अब पुनरावृत्ति होने के बाद क्या होगा, अगली स्टेज में क्या होगा, ये यहाँ से रप्चर हो जाएगी और ये बैक्टीरियोफेज यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके रिमूव हो जाएंगे। कुछ सेल के अंदर और कुछ क्या हो रहे हैं आपके सेल से बाहर रिमूव हो रहे। तो ये है आपका लयनकारी चक्र। और लयकारी चक्र में क्या होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लयकारी और लयनकारी में। लयकारी में क्या होगा, जो इनका जेनेटिक मटेरियल आपका इकट्ठा होकर एक बना रहा, उसमें क्या होगा, दोनों अलग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसके अंदर एंटर नहीं होगा, ये भी मल्टीप्लाई करेगा, ये भी ऐसी सेल बनाएगा, ये भी ऐसी सेल बनाएगा, पर इनमें क्या हो जाएगा, आपके नए बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये दोनों चक्र किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जनन की विधियां हैं, लयनकारी चक्र और लयकारी चक्र। अब अपन पढ़ेंगे वायरस का वर्गीकरण। अब अपन पढ़ेंगे वायरस का वर्गीकरण, जो अपन कल देखेंगे वायरस का वर्गीकरण, क्योंकि आपको इसको डिटेल से समझना पड़ेगा। वायरस का अलग से वर्गीकरण दे रखा है, 2-3 वर्गीकरण दे रखे हैं। कौन से साइंटिस्ट का मान्य वो पढ़ेंगे अपन, और जो नहीं मान्य उनको भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से भी बाउंड से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप लोग अच्छे से तैयारी किए, आपका जुलाई में पेपर है, हो सकता है आगे भी पोस्टपोन हो जाए, तो आपके पास गोल्डन चांस है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।